मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच BNSS का चैप्टर 10 जो कि मेंटेनेंस के बारे में, पत्नी, संतान, माता पिता के मेंटेनेंस, भरण पोषण के बारे में ये चैप्टर है। ये चैप्टर जो है 10 जो BNSS का रहा, वही चैप्टर 9 CRPC का रहा। लगभग सारी चीज़ें एज इट इज़ उतारी गई हैं इसमें। उसके थोड़ा विशेष तथ्यों पर हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। BNSS का चैप्टर 10 की धारा 144 जो कि CRPC की 125 के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक उसी प्रकार से 144 BNSS के बाद में 145 जो कि प्रोसीजर बताता है, प्रक्रिया बताता है, जो कि CRPC में 126 सेक्शन था। इसी तरीके से अल्टरेशन ऑफ द मेंटेनेंस का बात है, 127 था हम लोग को CRPC में, आया 146 हो गया। फिर आता है एग्जीक्यूशन जो कि ऑर्डर हुआ है, 128 हम लोग पढ़ते थे। इन्फोर्समेंट है, जो ऑर्डर हुआ है उसका कंप्लायंस कराना 128 में था, वो 146 में। इसी के बारे में थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। 144 CRPC 144 BNSS में जो बातें दी गई हैं वो 125 में भी दी गई थी। इसके अंतर्गत है पत्नी है, संतान है, माता पिता है के मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। इसमें लेजिटमेट, इलेजिटमेट, धर्म, अधर्म, संतान है जो विवाहित पुत्री नहीं है, पहले ये कहा गया। फिर इसमें ये आया कि अगर वो लड़की विवाहित भी है और मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो भी अपने पिता से जहाँ जैसा संभव हो, तो अधर्म, धर्म, संतान और पत्नी है, माता पिता है, माता पिता अपने पुत्र से, पत्नी है अपने पति से, इस तरीके से, और संतान है तो भी अपने माता पिता से। इसमें ये कहा गया कि पुत्री अगर है, यदि वह विवाहित हो और पति के पास पर्याप्त साधन ना हो, यहाँ तक बात आ गई कि पुत्री है, शादी हो गई है, पर्याप्त साधन नहीं है, तो फिर जो है अपने पिता के साथ जो है पिता से मेंटेनेंस की बात आ गई। तो 125 जो है उसी में अगर प्रोसीडिंग चल रही है, हाजिर हुए, तो इंटरिम की बात आ जाती है। इंटरिम का जो एप्लीकेशन होगी, तामीला के 7 दिन के अंदर जो है उसको डिस्पोजल करने की बात करता है। अगर इसके बाद जो है इसमें आता है सब सेक्शन 1 में ही आपकी इंटरिम की बात आती है, 7 दिन में डिसाइड करने की बात है। और फिर सब सेक्शन 2 है जो कि 125 का सेक्शन सब क्लाज उसी तरीके से रहा है। इसमें जो है कि 125(2) में है भरण पोषण का अंतरिम भरण पोषण कार्रवाइयों के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होगा। इसमें कहा गया है कि जब से आपका एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है, आदेश कार्रवाई के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होगा। इसमें जो है, इसमें सेक्शन सब क्लास 2 में एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर है, और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। दोनों बातें हैं, और डेट ऑफ ऑर्डर से है, एप्लीकेशन से है, ये बात कहा गया है। और रंजन नेहा वगैरह के केस में भी ये आ चुका है इस बारे में कि कोई बाउंड नहीं है इसमें कि डेट ऑफ फाइलिंग से होगा, लेकिन अमूमन कोर्ट जो है डेट ऑफ फाइलिंग से ही ऑर्डर करती हैं। इस तरीके से सब क्लास 2 हो गया। सब क्लास 3 आता है कि अब मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, इसमें वारंट की बात आती है, रिकवरी वारंट की बात आ जाएगी कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो प्रत्येक माह के लिए, और उसके बाद अधिकतम इसमें दिया हुआ है कि जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय में आवेदन नहीं किया गया, मतलब 1 साल के अंदर, यानी 12 महीने की रिकवरी का अगर 128 में
अगर नहीं किया गया है, कुल मिलाकर के 1 साल की फाइलिंग बनती है। उधर 128 की बात है, ये कहा गया है। और प्रत्येक माह का आपको मेंटेनेंस चुकाना है। नहीं चुकाते हैं तो आपके खिलाफ रिकवरी वारंट की बात इसमें सब क्लास 3 में कहा गया है। इसमें दिया है कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक कि उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय है 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया। एप्लीकेशन आएगी तब उसके बाद जो है वारंट की बात है। इस तरीके से 125 3 है, 3 के बाद ये 4 आता है, जिसमें जो है कहा गया है कि इनसफिशिएंट रीजन इनसफिशिएंट काज के आधार के बिना अगर वाइफ जो है डिजर्शन में है, छोड़ दी है, हस्बैंड का घर छोड़ के गई है, तो वो जो है मेंटेनेंस पाने की राइट नहीं होगी। एडल्ट्री में अगर वह रही है, इसमें दिया हुआ है कि कार्यवाही व्यय प्राप्त करने की हकदार ना होगी यदि वह जारता है, एडल्ट्री है, इनसफिशिएंट रीजन घर में रहने, हस्बैंड के घर में रहने से इनकार करती है बिना सफिशिएंट रीजन के, तो वो नहीं पाने की अधिकारी होगी। तो ये 4 जो है एडल्ट्री और डिजर्शन पे है, इनसफिशिएंट रीजन के बारे में कहा गया है। तो 3 में वारंट हो गया, 1 में मान लीजिए आपका मेंटेनेंस है, उसी में इंतरिम में 7 दिन के अंदर डिसाइड होगा। और इधर जो है 3 में अगर मेंटेनेंस देने से लैचेज होता है, अगर रुकते हैं, नहीं दे पाते हैं, लैप्स हो जाता है, तो वारंट की बात कह दिया है। और उधर जो है फिर 4 में आपका जो है एडल्ट्री के बारे में बता रहा है। और 5 आता है कि यह साबित हो जाए कि आदेश को रद्द कर सकता है जब जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है या पर्याप्त कारण है कि बिना, वही चीज़ है। 4 में जो है पहले ये कहा गया कि अगर एडल्ट्री में है, अब इनसफिशिएंट रीजन हस्बैंड का घर छोड़ कर गई है तो नहीं मिलेगा। फिर ये कह रहा है कि जो ऑर्डर दिया गया होगा उसको फिर सेटिस्फाइड भी कर देगा 125 में। 4 और 5 बेनिफिशियल है। तो जब एडल्ट्री का सफिशिएंट ग्राउंड मिले तभी इसको लीड करना चाहिए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। इस तरीके से 144 के बाद 145 आता है जो कि प्रोसीजर के बारे में बताता है। 126 जो रहा है, 126 कहाँ पर अप्लाई करेगा, जहाँ पर कह रहा है पत्नी निवास करती है, अंतिम बार रही हो, जहाँ माता पिता रह रहे हों, जहाँ बच्चे रह रहे हों, इस तरीके से है। इसमें 126 में प्रोसीजर की बात है। कुल मिलाकर के अगर 100 कहीं पर कोई ऑर्डर हुआ है, इसमें 126 जो 2 था वो 145 2 की बात आती है। यदि एक्सपायरी ऑर्डर हो चुका है, 126 2 के एप्लीकेशन हम लोग फाइल करते थे 3 महीने के अंदर जो है सफिशिएंट रीजन जहाँ पर कोर्ट जो है ऑर्डर कर देती है, एक्सपायरी प्रोसीड कर देती है, एक्सपायरी ऑर्डर भी कर देती है इंतरिम वगैरह का। और फिर जब पार्टी आती है, अपोजिट पार्टी आती है और सफिशिएंट रीजन बताती है तो उसके ऑर्डर को 3 महीने के अंदर आता है, सफिशिएंट रीजन बताता है तो उस एक्सपायरी ऑर्डर को रिकॉल करने की बात इसमें कही गई है। 3 महीने कोई बाउंड ऐसा नहीं है। सफिशिएंट रीजन का मतलब है कि आप अच्छे कारण के साथ आएंगे तो लेट भी आएंगे तो भी जो है लिमिटेशन सेक्शन 5 का लाभ देते हुए वो भी रिकॉल होगी। इस तरीके से आता है। फिर आता है 146 है जो कि 127 रहा है। अगर अलाउंस हो गया है, अल्टरेशन की बात कह रहा है, चेंजेज है, मॉडिफिकेशन की बात है कि जो पहले से अलाउंस मिला हुआ है उसको चेंज कराने की बात है। आमदनी बढ़ गई, आमदनी घट गई, खर्चे की बात है। अगर सैलरी बढ़ गई है, घट गई है, कोई भी रीजन है, समय ज़्यादा बीत गया है तो भत्ते का परिवर्तन के लिए 127 में जो हम लोग CRPC में डालते हैं तो वो 146 में है। माना कि बाद में पता चला कि वाइफ जो है एडल्ट्री में रह रही है, सफिशिएंट रीजन है, तो 127 में आप जो है सेटिस्फाइड के लिए भी डाल सकते हैं, दावा होगा। इसके बाद आता है 128 जो है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की बात है, जो ऑर्डर हुआ है उसका प्रवर्तन कराने की बात 128 में है, जो कि
रिकवरी की फाइल पड़ती है। इस तरीके से छोटा सा चैप्टर रहा जिसकी जानकारी हम लोगों ने अध्ययन किया। मैं पुनः आपके बीच किसी नए टॉपिक पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।